विंडोज़ में से यूनिक्स का कोड कैसे एक्सेस होता है? ओके, तो विंडोज़ का प्रोग्रामिंग अलग प्रोग्रामिंग से हुआ है और यूनिक्स का अलग अलग लैंग्वेज से। मतलब कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, यानी कि विंडोज़ में भी सी, सी प्लस प्लस के कोड थे। विंडोज़ 7 तक सी, सी प्लस प्लस के कोड थे, लेकिन जो विंडोज़ 10 है, तो वो पूरा का पूरा उन्होंने स्ट्रक्चर और डिज़ाइन रीडिज़ाइन पूरा कर दिया है। ओके, तो कुछ जो कोर कोर मॉड्यूल थे विंडोज़ 7 में, तो वो सी, सी प्लस प्लस में बने हुए थे। ओके, लेकिन और वो भी सी प्लस प्लस, मतलब हमारा जो एनसी सी प्लस प्लस जो अभी आपने सीखे होंगे टर्बो सी या जीसीसी कंपाइलर में, तो वो क्या है, एनसीसी है। यानी कि एनसी कमिटी है, उसने जो डिफाइन किया है वो सी लैंग्वेज है, और वो भी आपका तो बहुत ही पुराना है, आई थिंक 92 या 93 का है। ओके, उसके बाद एनसी 99 आया है, और उसके बाद एनसी 2007 आया था, तो बहुत सारी स्टैंडर्ड आ चुके हैं। ओके, तो अभी जो सी लैंग्वेज है और आपने जो पढ़ी है सी लैंग्वेज, उसमें बहुत ही डिफरेंस है। ओके, आप जो पढ़ रहे हैं वो बहुत ही पहले की। ओके, यूनिक्स अभी कौन सा पढ़ रहे हो, तो बहुत पहले से जो कमांड है वो पढ़ रहे हो। तो आपने सी लैंग्वेज भी बहुत ही पहले की थी, वो पढ़ी है। ओके, अभी की सी लैंग्वेज टोटल डिफरेंट है। अभी की सी लैंग्वेज में आप जीयूआई एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हो, जैसे आपने वीबी डॉट नेट में की थी। ओके, तो विंडोज 7 में जो लेटेस्ट सी और सी प्लस प्लस, ओके, माइक्रोसॉफ्ट का भी सी और सी प्लस प्लस का वर्जन है, जिसे विजुअल सी या विजुअल सी प्लस प्लस कहते थे। ओके, तो उसमें उन्होंने वो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया था। और ये जो यूनिक्स या तो फिर लिनक्स है, तो वो जो आपने पढ़ा है, ओके, जो स्टैंडर्ड सी और स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस लाइब्रेरीज है, तो उसमें वो बना हुआ है। ओके, आप अभी आपने जो अभी जो सी लैंग्वेज सीखे, उसमें भी आप अपना खुद का कमांड या प्रोग्राम बना के अंदर कंपाइल करके बिल्ड कर सकते हैं। ओके, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्जन है, तो उसका जो विजुअल स्टूडियो आईडीई आता है। ओके, तो उसमें होता है डॉट नेट जो फ्रेमवर्क है, आई थिंक मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था, अभी मुझे लेटेस्ट अपडेट्स पता नहीं है, लेकिन 42 लैंग्वेज सपोर्ट करता है डॉट नेट। ओके, तो उसमें विजुअल सी है, विजुअल सी प्लस है, विजुअल सी शार्प है, तो वो सारी लैंग्वेज। तो विंडोज 10 है, तो वो पूरा का पूरा विजुअल सी शार्प, विजुअल एफ शार्प और डब्ल्यू सी एफ और डब्ल्यू पी एफ कंपोनेंट से बना हुआ है। ओके, उसमें सी, सी प्लस प्लस के कोई कोड नहीं है। ओके, पूरा का पूरा उन्होंने रीडिफाइन कर दिया है। विजुअल विंडोज 7 था, तो वो विजुअल सी, विजुअल सी प्लस प्लस, विजुअल एफ शार्प भी पहले तो एक लैंग्वेज थी, एफ शार्प, तो उसमें सब बना हुआ है। तो जब विंडोज का प्रोग्रामिंग अलग लैंग्वेज में हुआ है और यूनिक्स का प्रोग्रामिंग अलग लैंग्वेज में हुआ है, तो विंडोज में से आप यूनिक्स का कोड एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि मतलब एकदम डिजाइन ही अलग हुआ है, प्रोग्रामिंग ही अलग हुआ है। ओके, ऐसा आप कर सकते हो कि यूनिक्स का कोई सॉफ्टवेयर हो, ओके, जो एम्यूलेटर जिसे कहते हैं, ये यूनिक्स की फंक्शनैलिटी अचीव करके दे, तो ऐसा सॉफ्टवेयर आते हैं, एम्यूलेटर्स आते हैं, तो वो आप विंडोज में इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, वो क्या करता है कि जो यूनिक्स के कमांड है, उसे डॉस के कमांड में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल, आपको फोल्डर बनाना है तो mkdir लिखोगे। ओके, तो mkdir यूनिक्स में भी कमांड है और डॉस में भी है, तो जो भी यूनिक्स के कमांड है, तो वो डॉस में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो ऐसे एम्यूलेटर्स आते हैं कि किसी को यूनिक्स या लिनक्स इंस्टॉल नहीं करना है, लेकिन यूनिक्स के प्रोग्राम प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ करना है, तो वो एम्यूलेटर यूज़ करते हैं। बाकी विंडोज़ में से आप लिनक्स का कोड और लिनक्स के कोड में से विंडोज़ के कोड एक्सेस नहीं कर सकते। विंडोज़ का तो कोड ही अवेलेबल नहीं है। ओके, क्योंकि वो प्रोपाइटरी ओएस है। प्रोपाइटरी यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का खुद का है, उसने ओपन सोर्स नहीं दिया है। ओके, वो प्रोपाइटरी ओएस है, तो वो यूज़ करने के लिए वो फीस लेता है। ओके, जो लाइसेंस फी होती है वो लेता है। जबकि लिनक्स जो है, तो वो उसने जीएनयू लाइसेंस लिया है, तो जीएनयू 2.0 लाइसेंस है, तो उसके जीएनयू 2.0 लाइसेंस के अकॉर्डिंगली वो जो
कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी कंप्यूटर यूजर है तो वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके यूज करके उसे कस्टमाइज कर सकता है। ओके, जो अगर आपको क्या क्या ओपन सोर्स का मतलब क्या पता है तो GNU 2.0 लाइसेंस है, GNU अलग अलग 3.0 है, BSD लाइसेंस है। तो वो थोड़ा नेट पे सर्च करके आप थोड़ा देख सकते हो कि ये BSD लाइसेंस क्या होता है, GNU लाइसेंस क्या होता है। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोप्राइटरी है, यानी कि वो सोर्स कोड जितने भी उसके मॉड्यूल है, फाइल मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, GUI है, तो उसका वो कोड नहीं देता। ओके, कोई भी कस्टमाइजेशन अलाउड नहीं है, जबकि लिनक्स के सारे कोड ओके कोई रिपोजिटरी पे मिल जाएंगे आपको, पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे मॉड्यूल के कोड। ओके, उसमें C++ के भी कोड होंगे, Qt है एक लैंग्वेज है जो सिमिलरली C++ के नज़दीक है, तो उसको उसमें भी डेवलप हुआ है थोड़ा बहुत GUI वाला बेस उबंटू का, तो वो भी मिल सकता है। ओके, नहीं तो इसका जो बाइनरी वर्जन है तो वो पहले मिलता था, अभी मुझे पता नहीं है कि बाइनरी वर्जन अभी ये कैनोनिकल यानी कि उबंटू की साइट पे है या नहीं है, लेकिन पहले मिलता था। ओके, तो ये डिफरेंस है। और कोई क्वेश्चन तो आई थिंक मुझे याद नहीं, मतलब किसी ने पूछा नहीं है। ओके, और लास्ट टाइम पे हम थोड़ा ये देखने वाले थे कि एको में कुछ प्रॉब्लम थी, यानी प्रॉब्लम तो नहीं थी लेकिन मुझे पता नहीं था उस वक्त, वो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ओके, एको, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड करता हूँ। ओके, और ये डायरेक्ट WC सॉरी पाइप सिंबल WC हाइफन टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, तो एक्चुअली 11 है यहाँ पे, लेकिन 12 दिखा रहा था। ओके, तो प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन इसमें मैकेनिज्म ये है कि एको जो फंक्शन है यानी कि कमांड है, उसमें जो भी पैरामीटर देते हैं तो उसके बाद में इम्प्लिसिट न्यू लाइन कैरेक्टर है। ओके, जैसे सी लैंग्वेज में होता था कि कोई भी स्ट्रिंग या कैरेक्टर एरे के बाद नल आई थिंक या EOF या नल पॉइंटर होता था। ओके, एंड ऑफ फाइल या तो फिर नल पॉइंटर होता था, वैसे ही एको में इम्प्लिसिट ओके इम्प्लिसिट न्यू लाइन कैरेक्टर है /n। जो सी में /n होता है वो इम्प्लिसिट यहाँ पे है, यानी कोई भी मैसेज आप टाइप करोगे तो वो न्यू लाइन में ही आएगा। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं एको हेलो वर्ल्ड, तो ये न्यू लाइन में ही बाय डिफॉल्ट प्रिंट होता है। तो एक्चुअल में हमें ये जो वर्ड चाहिए, तो उसके लिए हमें एक ट्रिक है, तो उसमें जो भी लेंथ आ रही है उसमें से -1 कर दो, या तो फिर दूसरा तरीका ये है कि न्यू लाइन जो है वो पहले ही आप लिख लो। ओके, तो न्यू लाइन के लिए है ऑप्शन -n। ओके, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखो और उसके बाद WC लो। ओके, तो इससे होता क्या है कि ये जो न्यू लाइन यहाँ पे जो है लास्ट में, तो वो यहाँ पे नहीं छोड़ेगा, पहले से ही न्यू लाइन उसमें काउंट कर लेगा। ओके, तो WC हाइफन सी। ओके, तो यहाँ पे देखो 11 आ चुका है, तो जो एक्चुअल लेंथ है तो वो आ चुकी है। ओके, तो इस तरह से भी हम ये अचीव कर सकते हैं। ओके, तो ये थोड़ा बहुत है, बहुत सी ट्रिक है हेड और टेल में भी, तो वो भी आपको करनी पड़ेगी। ओके, तो थोड़ा बहुत इसमें से जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। ओके, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग की लेंथ है, तो स्ट्रिंग की लेंथ का इसमें कोई फंक्शन नहीं है, तो इस तरह से भी आप लेंथ फाइंड कर सकते हो। नंबर ऑफ वर्ड्स अगर फाइंड करना है तो WCW लिख लो, तो नंबर ऑफ वर्ड्स भी 2 मिल जाएंगे आपको। ओके, उसमें से वॉवेल फैच करना है स्ट्रिंग में से, तो वो थोड़ा प्रोग्रामिंग सेल स्क्रिप्ट में आपको थोड़ा बनाना पड़ेगा। तो चलो लेट्स बिगिन विथ रिवीजन जो हमारा हुआ था। एक बार थोड़े ग्लॉसरी टाइप में ओवरव्यू देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है। ओके, तो एक्चुअली 1 महीना हो चुका है, और उसमें भी एक वीक हमारा लेक्चर नहीं हुआ था, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है, सिलेबस में से 30% कमांड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, 30% कंप्लीट हो चुके हैं।
और नेक्स्ट 2 वीक में आई थिंक 50 से 60% कमांड हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले जनरल पर्पस कमांड हमने पढ़े थे। ओके, तो CAL फॉर कैलेंडर, डेट, सिस्टम डेट डिस्प्ले करने के लिए, एको मैसेज डिस्प्ले करने के लिए है, हु है तो हु आर द यूजर्स करंटली लॉग इन। ओके, करंटली कौन कौन से यूजर लॉग इन है वो। ओके, उसमें से हु एम आई कमांड क्या है कि आपका यूजर कौन सा है। हु क्या देगा, कंप्लीट लिस्ट ऑफ यूजर्स देगा जो करंटली लॉग इन है। और हु एम आई क्या देगा कि आपका यूजर इसमें से कौन सा है। ओके, यू नेम मशीन रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता था। टी टी वाई आई थिंक मैंने नहीं पढ़ा है लेकिन देख लेंगे। टीटीवाई क्या देता है कि आपका टर्मिनल कौन सा है, टर्मिनल नंबर कौन सा है। यूनिक्स में क्या है कि ऑल, ओके, ऑल थिंग्स, फाइल्स हो, डायरेक्टरी हो, डिवाइस हो, कोई भी लॉजिकल कनेक्शन हो, या फिर आईपी एड्रेस, कोई भी थिंग हो, कोई भी, तो वो लिनक्स में या तो फिर यूनिक्स में एवरीथिंग इज फाइल। ओके, एवरीथिंग इज फाइल, एवरीथिंग इज डिस्क्राइब बाय फाइल। ओके, ये आपको याद रखना है। डायरेक्टरी भी एक फाइल है, डिवाइस भी एक फाइल है, इंटरनेट कनेक्शन भी एक फाइल है। ओके, जो भी आप कनेक्शन करोगे तो उसमें उसकी फाइल बन जाएगी। यूजर भी, एक्चुअली यूजर भी ज्वाइन होता है तो उसकी भी एक फाइल बनती है। ओके, तो ये आपको कंसेप्ट याद रखना है कि एवरीथिंग इन यूनिक्स इज फाइल। ओके, तो ये थोड़े कमांड हम थोड़े देख लेते हैं प्रैक्टिस करके। क्लियर, तो कैलेंडर कमांड, ओके, करंट वो मंथ दिखाएगा, उसमें से मुझे पर्टिकुलरली डेट फैच करनी है। ओके, ये। और दूसरा है, मैंने कि आपको कोई कमांड की हेल्प चाहिए कि ये कमांड से क्या होता है, तो उसके लिए व्हाट इज कमांड था। ओके, व्हाट इज कैल, तो डिस्प्लेस कैलेंडर एंड हेलो सर, यस। ये व्हाट इज कमांड है वो विंडोज में क्यों वर्क नहीं करता है? नॉट अप्रोप्रिएट ऐसा दिखाता है। तो व्हाट व्हाट इज मतलब ये मैंने हम, उसके हाँ। लिए अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, उसमें ही ट्राई किया हेलो था। दिव्या, एमुलेटर में व्हाट इज कमांड यूज मतलब काम वो नहीं आया। एम्यूलेटर जो मैंने बताया KSH करके होगा ना। नहीं कौन सर, सा? एमुलेटर में सर कोई भी व्हाट इज कमांड को पहले कोई भी एमुलेटर आप रहा हो उसमें व्हाट इज कमांड काम नहीं करता सर। देखो, वो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो विंडोज में जो इंस्टॉलेबल है कि यूनिक्स के प्रैक्टिस के लिए जो भी कमांड, जो भी सॉफ्टवेयर या एमुलेटर बने हुए हैं ना, तो वो उसमें ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सारे यूनिक्स के प्रोग्राम चलने चाहिए। वो जस्ट एमुलेटर का मतलब क्या है, प्रैक्टिस करने के लिए है। तो उसमें सारे लिनक्स के या सारे यूनिक्स के कोड या कमांड उसमें नहीं चलेंगे। ओके, वो सिर्फ ऐसे ही है, प्रैक्टिस करने के लिए है। तो उसमें सभी कमांड्स नहीं होते हैं। ये व्हाट इज है, तो ये देखो यहाँ पे टाइप में करता हूँ, टाइप व्हाट इज। ओके, तो ये देखो, ये यूजर के बीन में ये व्हाट इज नाम का प्रोग्राम वहां पे है। ओके, यहाँ पे इस डायरेक्टरी में जाओगे तो ये व्हाट इज जो प्रोग्राम है, तो उसका जो सी प्रोग्राम है वो उसकी डायरेक्टरी यहाँ पे मिल जाएगी आपको। अभी ये कमांड जब आप उसमें इंस्टॉल करोगे, सॉरी, कोई भी एमुलेटर या सॉफ्टवेयर में रन करोगे तो ये इसका आउटपुट ये नहीं बताएगा, क्योंकि वो कमांड वहां पे होगा ही नहीं। ओके, तो उसमें सिर्फ मिनिमम फंक्शनलिटी होती है, कॉपी करना है, जो बिजनेस एप्लीकेशन रिलेटेड कमांड है। ओके, ग्रेप है, सेड है, ऑक है, तो वो उसमें रन हो जाएंगे। लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये कोर कमांड है। कोर मतलब एक्चुअली आपके फाइल या कमांड रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो देती है। तो वो किसी एम्यूलेटर में होंगे, किसी एम्यूलेटर में नहीं भी होंगे। ओके, तो उस पे आप डिपेंड करता है। तो बेसिकली देखो, हम जो भी हम, एक्चुअली मैं तो आपको रियल वर्ल्ड में जो भी यूनिक्स काम आएगा वो तो करवाऊंगा। ओके, एग्जाम का एक महीने पहले हम प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम रिलेटेड जो भी आएगी। लेकिन एक्चुअली हम अभी हमारा देखो, अभी ट्रेंड कैसा आ गया है कि आपकी अभी तो एग्जाम भी, रिटर्न एग्जाम होगी या नहीं होगी वो भी पता नहीं है। ओके, तो अभी जो हम यूनिक्स पढ़ रहे हैं तो एक्चुअली में आपको रियल वर्ल्ड में काम आना चाहिए। कोई भी HTTP सर्वर, फाइल सर्वर आपको बनाना है तो उसमें कैसे काम आना चाहिए, कोई बिजनेस एप्लीकेशन। ओके, अभी आप .NET और जावा के डेटाबेस के साथ एप्लीकेशन बना सकते हो, तो वैसे ही यूनिक्स में फाइल
के साथ अगर आपको कोई बिजनेस एप्लीकेशन बनानी है तो वो कैसे बना सकते हैं, अलग अलग सर्वर कैसे बना सकते हैं, तो वो ही हम सीखने वाले हैं। ओके, तो जो भी 2-3 महीने यूनिक्स पढ़ने वाले हैं तो अपनी स्किल डेवलप करने के लिए सीखने वाले हैं। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान में रख के करो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फुल वर्जन उबंटू या तो फिर सेंट ओएस इंस्टॉल कर दो, एम्यूलेटर पे अभी काम मत करो। ओके, ठीक है, 2-3 टाइप के कमांड उसमें आपको चल जाएंगे, लेकिन एम्यूलेटर फुल्ली इंस्टॉल, सॉरी, एम्यूलेटर में सारी फंक्शनैलिटी फुल्ली अचीव नहीं होंगी। ओके, अभी उसमें तो लिंक का भी कंसेप्ट है, जो शॉर्टकट हम बनाते हैं ना उसका भी कंसेप्ट है, तो वो एम्यूलेटर में नहीं चलता है। तो मेरा सजेशन ये है, रिकमेंडेशन ये है कि आप कोई फुल वर्जन उबंटू उबंटू डेस्कटॉप वर्जन है या तो फिर सेंट ओएस जो सर्वर ओएस है। ओके, जो इन दो में से उबंटू कर लो। उबंटू में आपका जो अ, वैसे तो सारे फंक्शनैलिटी उसमें भी चल जाएंगी, ASP.NET भी उबंटू में चलता है अभी तो वो सारे फंक्शनैलिटी आप अचीव कर पाओगे। ओके, जो भी आपका PHP भी है, अपाचे है, थोड़ा GUI भी दे देता है, तो आप लिनक्स इंस्टॉल कर लो कोई प्रॉपरली। ओके, तो व्हाट इज कमांड क्या है, तो व्हाट इज कमांड के बाद जो भी कमांड लिखते हो तो एक्चुअली उसका जो पर्पस है वो डिस्प्ले करता है। ओके, टाइप लिखते हो, टाइप के बाद जो भी कमांड लिखते हो तो एक्चुअली वो प्रोग्राम कहाँ पे स्टोर हुआ है, कौन सी डायरेक्टरी में है, तो वो लिखा हुआ है। और ये जो प्रोग्राम है मैंने बताया था, एको डॉलर पाथ। ओके, तो ये देखो यूजर बिन, यूजर लोकल यूजर। ओके, ये देखो ये जो पाथ है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसे एग्जीक्यूट क्यों कर पा रहा है, क्योंकि ये जो पाथ है यूजर बिन, वो देखो यहाँ पे पाथ पे है। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है कि मुझे इस कमांड को कैसे रन करना है, तो वो क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे पाथ में जाएगा और वहाँ पे ये प्रोग्राम ढूंढेगा। ओके, कि ये प्रोग्राम कहाँ पे है, तो उसे मिल जाएगा कि भाई यूजर डॉट बिन डायरेक्टरी में ये सारे कमांड हैं, तो मुझे वहां से लाके उसे एग्जीक्यूट करना है। ओके, और एक छोटा सा एक कंसेप्ट है, इसमें देखो मैं, टाइप्स ऑफ कमांड्स। ओके, थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड भी है और थोड़ा यूनिक्स में भी आ जाएगा सेल्फ के से। तो उसमें दो टाइप के कमांड होते हैं, इंटरनल इंटरनल कमांड्स और दूसरा आता है एक्सटर्नल कमांड। ओके, इंटरनल कमांड यानी क्या, शेल में इनबिल्ट होता है। तो सेल सेल कहाँ पे होता है, ये जो टर्मिनल है तो वो सेल है। ओके, तो जो कमांड इसमें इनबिल्ट होते हैं तो उसे इंटरनल कमांड कहते हैं। ओके, और जो कमांड किसी फोल्डर में स्टोर है, ओके, फोल्डर में स्टोर इन फोल्डर, स्टोर इन फोल्डर। ओके, एक्सटर्नल प्रोग्राम है, यानी कि हमने बनाया था, फॉर एग्जांपल ये ग्रीड का है। ओके, तो ग्रीड ये जो है तो वो एक्सटर्नल कमांड है, क्योंकि हमने ये इसे अलग बना के बिन फोल्डर में रखा है। ओके, तो ये एक्सटर्नल कमांड है। ओके, दूसरी प्रॉपर डेफिनेशन है इंटरनल कमांड किसे कहते हैं, कि इट डज नॉट क्रिएट एनी प्रोसेस। ओके, इंटरनल कमांड है, जब भी हम इंटरनल कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो उसकी कोई अलग से प्रोसेस नहीं बनती है। ओके, ये सेल है, ये जो टर्मिनल ओपन किया है तो वो एक सेल है। ओके, तो इसमें जो भी कमांड हम एग्जीक्यूट करते हैं ना तो उसकी एक प्रोसेस बनती है, लेकिन इंटरनल कमांड जब एग्जीक्यूट करेंगे तो उसकी प्रोसेस नहीं बनती। ओके, इंटरनल कमांड के एग्जांपल है PWD। ओके, तो PWD इंटरनल कमांड है, ये सेल में यानी कि टर्मिनल में इनबिल्ट है। तो जब भी हम PWD लिखते हैं तो उसकी कोई भी प्रोसेस नहीं बनती है। ओके, दूसरा है CD। ओके, CD है तो CD के भी कोई
कोई फोल्डर, हाँ ओके, माय बैकअप। तो cd ये जो कमांड है, तो जब भी cd इन्वोक करते हैं तो उसकी भी कोई प्रोसेस नहीं बनती। ओके, टाइप cd, देखो ये क्या है, cd इज इन सेल बिल्ट इन, यानी कि ये क्या है, cd जो है तो वो इनबिल्ट है सेल में। इसका देखो यहाँ पे मैंने टाइप किया है, तो यहाँ पे कोई पाथ बताना चाहिए, लेकिन पाथ नहीं बता रहा है। क्यों? क्योंकि ये इनबिल्ट ही है। ओके, और इसकी कोई प्रोसेस नहीं बनती है। जबकि सीपी है, फिर एमवी है, तो इनकी जब भी हम कॉल करते हैं, यानी कि सीपी फॉर एग्जांपल कोई फाइल में कॉपी कर रहा हूँ, सीपी माय बैकअप, माय बैकअप में लेस, तो सीपी कट लिस्ट 1। ओके, और इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी कट लिस्ट। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये कॉपी कट लिस्ट 1 है, उसको मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ, यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ कॉपी कट लिस्ट नाम से। ओके, तो ये अभी क्या करेगा, जब भी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो सीपी कमांड एक्चुअली कहाँ है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढेगा। ओके, तो वो उसको मिल जाएगा यूजर डॉट बिन में, तो वहां से वो यूजर डॉट बिन में से सीपी कमांड को रैम में लाके फिर ये कमांड, ये पैरामीटर उसमें पास करेगा और फिर उसे एग्जीक्यूट करता है। ओके, तो रैम में जो भी आती है, मैंने बताया था रैम में जो भी आता है तो वो प्रोसेस बन जाता है। ओके, तो ये सीपी क्या है, एक्सटर्नल कमांड है। ओके, और एक्सटर्नल है तो एक मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, जैसे ही ये एग्जीक्यूट होता है तो ये एक अलग प्रोसेस बन जाएगी। और ये देखो सीपी कहाँ पे है, बिन फोल्डर में। ओके, तो बिन यहाँ पे कहाँ पे है, बाय डिफॉल्ट ही होगा। ओके, यूजर बिन, ये रहा बिन। ओके, तो सीपी फोल्डर इस बिन फोल्डर में है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी हम सीपी लिखते हैं तो यहाँ पे जाएगा, पहले तो ये सारे पाथ ढूंढेगा एक एक करके। ओके, इसमें है सीपी, फिर इसमें है नहीं है, तो फिर इसमें है या नहीं है, तो फिर जब यहाँ पे आएगा तब उसे सीपी कमांड मिल जाएगा। ओके, तब सीपी कमांड मिल जाएगा, फिर यहाँ से वो सीपी को प्राइमरी मेमोरी में लाता है। ओके, रिमेम्बर रेडी स्टेट में से जब भी कोई प्राइमरी मेमोरी यानी रैम में आता है तो वो रेडी स्टेट में, न्यू में से रेडी स्टेट में आ जाता है। और जब भी एग्जीक्यूट होता है तब अभी उसको क्या चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए, सीपी कमांड को, कि भाई इस फाइल को कॉपी करना है और कॉपी करके कहाँ पे रखना है और नाम क्या करना है। ओके, तो ये दोनों रिसोर्सेस अवेलेबल है, डिस्पैचर ने अवेलेबल कर दिया है, तो फिर ये सीपी है तो वो प्रोसेस रनिंग स्टेट में आ जाएगी। ओके, और रनिंग स्टेट में यानी कि दोनों आर्ग्यूमेंट्स प्रॉपरली है, यहाँ पे मैंने दोनों आर्ग्यूमेंट्स ठीक से दिए हैं, तो वो वेटिंग स्टेट में नहीं जाएगी। ओके, सीधे सीधे एग्जीक्यूट होके फिर एग्जिट स्टेटस में आ जाएगी। ओके, तो इंटरनल कमांड क्या है, वो सेल में यानी कि टर्मिनल में इनबिल्ट होते हैं। जब भी हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो उसकी कोई प्रोसेस नहीं बनती, जबकि एक्सटर्नल कमांड जो भी है उसकी प्रोसेस बनती है। ओके, तो ये थे थोड़े एक आध दो कंसेप्ट। दूसरे, कैलेंडर, CD। ओके, और दूसरा ये आपको रिमेम्बर करा दूं कि ये जो CD स्पेस करके मैंने डॉट डॉट दिया है, ओके, तो ये डॉट डॉट है तो वो भी एक फाइल नेम है। ओके, मैंने आपको बताया था कि फाइल नेम उसको कैसे चेक करेंगे, ls -a कर दो, a यानी ऑल फाइल्स। ओके, ऑल फाइल्स यानी हिडन फाइल्स, यानी कि जो डॉट से शुरू होती होंगी, लिनक्स में डॉट से जो भी फाइल स्टार्ट होती है तो वो हिडन फाइल बन जाती है। ओके, तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 2 डॉट है और यहाँ पे 1 डॉट है। ओके, तो सिंगल डॉट है तो सिंगल डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, करंट डायरेक्टरी। जबकि डबल डॉट करता हूँ तो वो क्या इंडिकेट करता है, पेरेंट डायरेक्टरी। ओके, तो माय बैकअप की पेरेंट डायरेक्टरी क्या है, मेरा होम फोल्डर है। तो जब भी मैं फॉर एग्जांपल cd स्पेस करके डॉट करता हूँ, यानी कि इस फाइल में जाता हूँ,
तब वो क्या करेगा, अभी डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, करंट डायरेक्टरी, तो CD करता हूँ तो देखो कहीं पे भी नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये करंट डायरेक्टरी को ही पॉइंट कर रहा है। लेकिन CD में स्पेस देके डॉट करता हूँ तो ये क्या जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, और इस ये किसको पॉइंट करता है, पेरेंट डायरेक्टरी को। तो CD स्पेस डॉट डॉट करता हूँ तो ये देखो CD बैकअप की जो पेरेंट डायरेक्टरी है, यानी कि मेरा होम फोल्डर है, वो आ जाएगा। ओके, तो PWD करके आप देख सकते हो, होम में। ओके, तो ये डॉट और डॉट डॉट का भी कंसेप्ट हमको क्लियर होना चाहिए। ओके, दूसरे कैलेंडर है, डेट है। ओके, डेट में कुछ ऑप्शन आपको याद रखना है, फॉर एग्जांपल आवर्स या ईयर या डे डिस्प्ले करना है, तो एक ऑनलाइन हेल्प यानी कि मैनुअल आता है, ये आपको इस तरह से आपको हैंडी है। तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि डेट के साथ कौन कौन से ऑप्शन है। हाइफन जो है तो वो ऑप्शन है। ओके, ये आपको याद रखना है, हाइफन जो है वो ऑप्शन है, और जो प्लस से होते हैं, ओके, ये जो परसेंटेज वाले हैं, तो वो फॉर्मेट स्पेसिफायर है कि मुझे डेट जो है वो किस फॉर्मेट में चाहिए। ओके, तो ऑप्शन को हाइफन से एक्सेस करना है, यानी कि माइनस साइन लगानी है आगे, लेकिन जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसके आगे प्लस लगाना है। ओके, फॉर एग्जांपल कोई भी हम देख लेते हैं, DDMMYY या प्लस एच करना है। ओके, जो हमने ये गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून में प्रिंट किया था 23 आवर फॉर्मेट में, तो वो हम हेल्प में से मैं बाहर निकल जाता हूँ क्यू दबा के, तो डेट प्लस परसेंटेज एच। ओके, तो वो करंटली आपको कौन सा अभी टाइम जो हो रहा है वो देगा। ओके, पूरा का पूरा डेट करना है तो इस तरह से वो डेट प्रिंट करेगा। ओके, ट्यूसडे जुलाई 28, उसमें से जो भी ये कंपोनेंट है, एक एक चीज आप उसमें से फैच कर सकते हो। ओके, ये टाइम, ये ईयर आपको फैच करना है, ये टाइम जोन IST है या PDT है वो फैच करना है, ये सेकंड है, मिनट है, आवर है, डेट है, ये सारे ऑप्शन आपको मेन करोगे तो उसमें मिल जाएंगे। ओके, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें से आप फैच कर लो। ओके, ये जनवरी फॉर एग्जांपल किसी महीने का नाम आपको फुल में चाहिए, आज का दिन चाहिए तो परसेंटेज A है, फिर परसेंटेज B है, मंथ का नाम चाहिए तो डे चाहिए, 0102 001 से 07 में चाहिए तो परसेंटेज D है। ओके, और उसी तरह से डेट अगर आवर्स है तो वो 12 फॉर्मेट में चाहिए तो परसेंटेज I है। फिर अगर आपको ईयर फैच करना है तो परसेंटेज Y है। परसेंटेज Y, लास्ट डिजिट ऑफ द ईयर, यानी कि 2020 में से मुझे सिर्फ 20 डिस्प्ले करना है तो स्मॉल y है, पूरा ईयर डिस्प्ले करना है तो कैपिटल Y है। ओके, मंथ के लिए भी ये फॉर एग्जांपल इस तरह से मुझे टाइम चाहिए HMS में, यानी कि ओवर मिली सेकेंड चाहिए तो परसेंटेज T है। ओके, तो ये सारे ऑप्शन आप एक्सप्लोर कर सकते हो। नेक्स्ट है डेट है, एको है, एको मैसेज डिस्प्ले करता है, हु करंटली लॉगिन यूजर देता है। ओके, तो अभी सिर्फ मैं ही एक लॉगिन हुआ हूँ, आप फॉर एग्जांपल मल्टीपल यूजर में से विंडोज में से भी आप लॉगिन कर सकते हो, यूनिक्स में से, और दूसरा कोई यूनिक्स या लिनक्स वर्जन है, दूसरा उबंटू का इंस्टेंस है तो उसमें से भी आप लॉगिन हो सकते हो। ओके, अगर विंडोज में से आपको लिनक्स में लॉगिन करना है, ओके, विंडोज में से आपको लिनक्स में लॉगिन करना है, तो देखो SSH तो इंस्टॉल होना ही चाहिए, और दूसरा एक पुट्टी करके, ओके, PUTTY, पुट्टी करके एक सॉफ्टवेयर आता है, तो उससे उससे भी आप विंडोज में से लिनक्स में लॉगिन हो सकते हो। ओके, ये ऐसा ही टर्मिनल आ जाएगा, लेकिन लिनक्स आप में इंस्टॉल होना चाहिए। ओके, कोई भी लिनक्स को बिना रन किए अगर आपको कनेक्ट करना है विंडोज से लिनक्स के साथ, तो पुट्टी करके सॉफ्टवेयर आता है, और कोई भी कनेक्शन करो लिनक्स के साथ, विंडोज में से लिनक्स में, मैक में से लिनक्स में, या लिनक्स में से लिनक्स में, तो एक जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है SSH, ओके, सिक्योर सॉकेट हैश, तो वो होना ही चाहिए, उसके बगैर लिनक्स आपको किसी के भी साथ कनेक्ट नहीं करने देगा। SSH, ओके, सिक्योर सॉकेट हैश। ओके, हेलो यस, हेलो सर। हाँ, सर मेरे पीसी में
लिनक्स है इंस्टॉल किया हुआ, ठीक है। हाँ अगर मेरा फ्रेंड मेरे लिनक्स तो एक्सेस करना चाहे हम्म तो हो सकता है। हाँ कर सकते हैं। ये मैंने जब बताया था तभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई पूछेगा क्वेश्चन। वो एक्चुअली कर सकता है, लेकिन उसके लिए है ना आपको रूट पे एक्सेस चाहिए, मतलब रूट कमांड पे। अभी वो थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज से मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन जब मैं आपको थोड़ा हैकिंग का एक सेशन रखूंगा हमारा, मैं थोड़ा 2 घंटे का हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल रखने वाला हूँ हैकिंग का, तो तब मैं आपको थोड़ा मॉडरेट एनवायरनमेंट में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज से मैं आपको बता नहीं सकता। ओके, दैट्स वाई हाउ आप टॉरेंट भी इसी तरह से बना सकते हो। तो टॉरेंट में क्या होता है कि अलग अलग जगह पे जो भी डाउनलोडेबल फाइल है वहां से आपको डाउनलोड करना है। ओके, तो उसके पीसी को एक्सेस करना है। तो टॉरेंट जो कंसेप्ट है टॉरेंट फाइल का, तो इसी कंसेप्ट पे बेस है। तो वो जब हम कम्युनिकेशन विथ यूजर हम सीखेंगे तो उसमें ईमेल है, फेसबुक का वॉल टाइप का है, फिर टॉरेंट कैसे बनाते हैं, टॉरेंट का एक मिनी प्रोजेक्ट हम कर लेंगे। ओके, लेकिन अभी आप खुद ट्राई करना चाहो तो करो, लेकिन उसमें थोड़ा ट्रिकी है, देख लेना अगर हो सकता है तो। ठीक है, तो बाकी कमांड देख तो लो। सर वो जो सैटरडे तो मैं आपको, क्या? हेलो हेलो। सर, वो सैटरडे तो आपको फोन किया था ना। सैटरडे को कौन बोल रहा है भाई? हेलो। योगेश बोल रहा हूँ सर। योगेश, अच्छा। हेलो। हाँ हाँ हाँ। हेलो, हाँ तो वो जो आपका आपको ये फाइल जो भी भेजी। टास्क है वो थोड़ा अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ओवरऑल जो भी लेक्चर के रिलेटेड जो भी है टॉपिक वो आप हम सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है ना? और अभी हमारा जो है ना वो कॉलेज का अभी थोड़ा वर्क चल रहा है, थोड़ा जी सूट का भी काम चल रहा है। जी सूट अभी है ना हमारा अप्रूवल प्रोसेस में है। तो अभी सिर्फ फैकल्टी के यूजर ही लॉगिन हुआ है, ये अभी इनफॉर्मल में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अभी हमारा अप्रूवल प्रोसेस चल रहा है जो 1 हफ्ते चलने वाला है। तो उसमें हमारी वेबसाइट और कॉलेज की इंफॉर्मेशन चाहिए, यूजीसी में हमारी कॉलेज कहाँ पे लिस्ट है वो सब इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अभी उसमें मैं और प्रशांत सर थोड़ा काम कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा बिजी रहते हैं। ओके, तो एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, फिर आपके सारे के सारे यूजर के भी लॉगिन बन जाएंगे उसमें। तो ये अभी प्रोसेस में चल रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा लगता है हमारा। और दूसरे हर स्टूडेंट को फीस के लिए भी हम अभी थोड़ा फोन पे फॉलो अप ले रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा टाइम नहीं मिलता है हमें। ओके, सारे स्टूडेंट, मेरा एसवाई का पूरा है तो एसवाई में 153 स्टूडेंट है अभी, तो उन सारे लोगों को फोन पे फॉलो अप लेना पड़ता है अभी। तो ठीक है, हम थोड़ा देखेंगे। ओके, जो बाकी है वो कर लेते हैं। ओके, हु है तो यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ यूजर हैं तो वो आपको यहाँ पे लिस्टिंग हो सकता है। ओके, यहाँ पे आप कट भी कर सकते हो, इसमें पता नहीं कहाँ डेलीमीटर कौन सा है, टैब है या फिर मल्टीपल स्पेसेस है, तो आप टैब यूज कर सकते हो। हु एम आई है दूसरा कमांड है, हु एम आई। ओके, तो यहाँ पे करंटली जो भी लॉगिन होगा, ओके, हु एम आई, तो उसमें नंबर ऑफ यूजर आपको यहाँ पे बताएंगे कनेक्शन, लेकिन आपका यूजर कौन सा है तो वो हु एम आई से पता चल जाएगा, दैट इज मैं। ओके, फिर यू नेम है। ओके, मशीन कैरेक्टरिस्टिक्स, यू नेम के साथ बहुत सारे ऑप्शन हैं आपका। फॉर एग्जांपल प्रोसेसर जानना है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है वो जानना है, तो उसके साथ थोड़े ऑप्शन हैं, वो आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, पी है तो मशीन आर्किटेक्चर कौन सा है, 64 बिट का है या 32 बिट का है। ओके, तो ये दोनों सपोर्ट करता है। x86 अगर सिर्फ 32 बिट का होगा तो x86 रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे 32 बिट और 64 बिट सारे आर्किटेक्चर सपोर्ट करता है, इसलिए 64 बिट है। ऑपरेटिंग सिस्टम है मेन। अगर ऑप्शन चेक करना है तो यूनियन से भी आप उसे अलग अलग एक्सेस कर सकते हो। ओके, कर्नल वर्जन ये सब आपको दे देगा। नेक्स्ट है टी टी वाई। ओके, नो योर टर्मिनल। टी टी वाई यानी कि ये जो मेरा टर्मिनल है, तो ये मैंने बताया था यूनिक्स में सारी की सारी चीज़ें फाइल है। तो ये जो फाइल है तो ये कहाँ पे स्टोर है, ये डेव है यानी कि डिवाइस की फाइल है। आप पेन ड्राइव लगाओगे, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाओगे तो ये भी ये सारी चीज़ें डेव फोल्डर में आपको मिलेगी। ओके, तो डेव में पीटीएस में ये जो टर्मिनल है तो ये टर्मिनल का मेरा नंबर है 4।
ओके 4 नंबर की फाइल है, इसमें ये मेरा टर्मिनल चल रहा है फाइल में। ओके फाइल में ये मेरा टर्मिनल या तो फिर सेल चल रहा है। ओके तो TTY कमांड से आप खुद का टर्मिनल आप एक्सेस कर सकते हो। ओके तो ये अभी आपको चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगेगी, लेकिन अगर आपको हैकिंग करना है और दूसरे में ऐसा करना है कि दूसरे के कंप्यूटर में ये टर्मिनल ओपन ना हो, ओके तो ये फाइल को आपको डिलीट कर देनी पड़ेगी परमानेंटली, और उसके लिए सेल स्क्रिप्ट ऐसे एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा मैं बहुत ही एडवांस लेवल के कंसेप्ट क्यों बता रहा हूँ आपको पता नहीं। ओके PWD है, CD है, MKDIR है, तो किसी को फोल्डर बनाना है। ओके फॉर एग्जांपल माय फोल्डर, तो MKDIR से बना सकते हो। RMDIR से सॉरी पहले बता दूँ फोल्डर कहाँ पे बना हुआ है। माय फोल्डर, ओके ये रहा मेरा माय फोल्डर। ओके तो माय फोल्डर यहाँ पे एम्प्टी है, तो मैं जब भी RMDIR करूँगा तो ये फोल्डर मेरा डिलीट हो जाएगा, माय फोल्डर। तो LS यहाँ पे देखो माय फोल्डर कहीं पे भी नहीं है, लेकिन एक ट्रिक है MKDIR माय फोल्डर CD, उसमें जाता हूँ माय फोल्डर। तो यहाँ पे मैं कुछ फाइल क्रिएट कर देता हूँ। फाइल करने के लिए हमारे पास कैट कमांड है। ओके कैट में आपको लिखना है, तो रीडायरेक्शन ऑपरेटर है ग्रेटर देन, तो उसमें लिखो इज सैंपल फाइल। ओके इसमें लिखोगे तो कैट इज नो सच फाइल। कैट ठीक है, कैट से नहीं मैं आपको GEdit से ही बता देता हूँ, क्योंकि कैट से मैं रीडायरेक्शन और डबल रीडायरेक्शन आपको फिर बताना पड़ेगा। ओके GEdit sample.txt, यहाँ पे दिस इज माय फाइल, कंट्रोल C में से। तो यहाँ पे मेरी एक फाइल बन चुकी है सैंपल, और दिस जो ये मैंने कैट में पहले बनाई थी वो है। तो इन शॉर्ट माय फोल्डर जो है, तो उसमें दो फाइल है, एक दिस नाम की फाइल है और sample.txt नाम की फाइल है। तो लेकिन अभी जब मैं इसको डिलीट करूँगा, ओके RMDIR से माय फोल्डर, तो देखो ये क्या बता रहे, फेल टू रिमूव माय फोल्डर डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। ओके तो कंसेप्ट ये है कि अगर किसी भी डायरेक्टरी को आप डिलीट करना चाहते हो तो वो एम्प्टी होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर कोई भी सब डायरेक्टरी या तो कोई भी फाइल होनी नहीं चाहिए। अगर फाइल है तो, अगर फाइल्स और सब डायरेक्टरीज है तो भी आपको वो फोल्डर को डिलीट करना है, तो उसके लिए आपको RM, ओके RM जो है तो वो फाइल को रिमूव करने के लिए है, ये फाइल्स को डिलीट करने के लिए है। ओके RM कमांड, तो उसको आपको यूज करना पड़ेगा RM। फिर आपको एक ऑप्शन है रिकर्सिव, ओके R फॉर रिकर्सिव और फिर F फॉर फोर्सफुली। ओके फोर्सफुली यानी अगर किसी फाइल में परमिशन ना हो तो भी आपको डिलीट करना है, तो F ऑप्शन भी यूज करना पड़ेगा। फोर्सफुली R यानी रिकर्सिव, यानी कि माय फोल्डर के अंदर जो सब डायरेक्टरीज हैं, उसके अंदर जो फाइल्स हैं या तो फिर फोल्डर्स हैं, तो उनको भी रिकर्सिवली रिकर्सिवली डिलीट करते करते जाएगा और सारी, और उसके बाद जो है वो माय फोल्डर को डिलीट कर देगा। तो माय फोल्डर डिलीट। ओके तो ये सक्सेसफुली हमारा माय फोल्डर डिलीट हो गया है, देखो यहाँ पे नहीं है। तो ये थोड़ा आपको याद रखना है कि RMDIR कब काम करेगा, कि जब एम्प्टी डायरेक्टरी हो तब RMDIR काम करेगा। लेकिन अगर उसमें फाइल्स हैं या तो फिर सब डायरेक्टरीज हैं, तो उसको डिलीट करने के लिए फिर RM यानी कि फाइल को डिलीट करने का कमांड यूज करना पड़ेगा with RF ऑप्शन। तो रीनेम एज कमांड मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कभी भी आप मैक्सिमम यूज करोगे LS यानी लिस्टिंग ऑफ फाइल। ओके LS -L करोगे
व्हाट इज करके देख लो। वैसे तो ये सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एल एस क्या करता है, लिस्टिंग डायरेक्टरी कंटेंट। ls-l करोगे तो ये आपको पूरा का पूरा फुल लिस्टिंग देगा विद परमिशन। ओके, ls-l की मेन यूएसपी क्या है कि वो परमिशन भी सारी डिस्प्ले करके देता है, और किसने यूजर ने बनाई है, कितनी लिंक है। ओके, ये जो है वो लिंक है। लिंक का कंसेप्ट अभी हम जब आई नोड वो सब थियोरिटिकल कंसेप्ट पढ़ेंगे तब वो हमें पता चलेगा कि ये लिंक क्या होता है। ओके, फाइल साइज है, लास्ट मॉडिफिकेशन डेट है, फाइल या तो फोल्डर का नाम है, ls-l। ओके, तो ये सब है। फिर फॉर एग्जांपल, ओके, ls कैट कमांड डिस्प्ले करने के लिए है, किसी भी फाइल का कंटेंट आपको डिस्प्ले करना है emp.lst। तो यहाँ पे आप फाइल का कंटेंट डिस्प्ले कर सकते हो। इसमें मैंने आपको एक बार बताया था कैट करके आपको कोई फाइल बनानी है। ओके, तो इस तरह से भी आप बना सकते हो sample.txt। कैट यानी कैट से आप क्या छोटी छोटी फाइल्स बना सकते हो। ओके, बहुत बड़ी नहीं, बहुत बड़ी बनानी है तो कोई एडिटर यूज कर लो, जी एडिट है, वी है, एमाक्स है, वो सब। लेकिन हमारे लिए प्रॉपरली जी एडिट रहता है। तो छोटी छोटी फाइल अगर एक एक दो दो लाइन की फाइल बनानी है तो कैट यूज कर लो। कैसे करोगे, कैट फिर रीडायरेक्शन ऑपरेटर, फाइल का नाम दे दो और यहाँ से फाइल ओपन हो चुकी है आपकी, दिस इज माई फाइल। ओके, यहाँ पे उसको कंट्रोल सी कर दो तो ये फाइल क्लोज हो जाएगी। फिर अगर आपको फिर से रीड करना है तो रीडायरेक्शन ऑपरेटर नहीं देना है, सिर्फ कैट के बाद sample.txt। ओके, दिस इज माय फाइल। अभी देखो ये फिर से मैं इसमें कुछ लिखता हूँ, कैट sample.txt, और उसमें फिर से एक कंटेनर, दिस इज अनदर कंटेंट। कंट्रोल सी बंद कर देता हूँ और उसके बाद फिर करता हूँ sample.txt। तो देखो इसमें क्या होता है, पहला कंटेंट जो होता है वो इरेज हो जाता है और लास्ट में जो भी कंटेंट होता है वो ही स्टोर होता है। ओके, ये किसकी वजह से, ये रीडायरेक्शन ऑपरेटर हम यूज करें। तो ये रीडायरेक्शन ऑपरेटर को कहते हैं अपेंड। ओके, ये सिंपल अपेंड ही करता है, मतलब जो भी अंदर कंटेंट है लास्ट में वो इंसर्ट करता है और बाकी को वो पूरा इरेज कर देता है। ओके, और उसमें अपेंड मतलब रियल में अपेंड करना है तो आपको डबल रीडायरेक्शन ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से करोगे sample.txt और उसके बाद यूज करोगे दिस इज अपेंडेड कंटेंट। उसके बाद कंट्रोल सी करोगे और उसके बाद करोगे कैट sample.txt। ओके, तो देखो ये अपेंड हो चुका है। डबल रीडायरेक्शन से करोगे तो पहला कंटेंट भी वैसे ही रहेगा और दूसरा कंटेंट जो आपने ऐड किया है वो भी रहेगा। लेकिन सिंपल रीडायरेक्शन ऑपरेटर यूज करोगे तो उससे जो भी पहले का कंटेंट है वो इरेज हो जाएगा और जो अभी आपने स्टोर किया है वही रहेगा। ओके, कैट है तो कैट से भी देखो हमने फाइल क्रिएट करने के कौन कौन से कमांड सीखे। एक कैट है जो छोटी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा जी एडिटर से, तो एडिटर का हमने जी एडिट देख लिया था और आपने सी++ जावा के प्रोग्राम भी बनाए होंगे जी एडिट से। ओके, फिर लास्ट हमने ये टी कमांड भी सीखा था। ओके, तो टी कमांड क्या होता है, जनरली वो पाइप के साथ काम करता है कि यहाँ पे आपने कुछ कर दिया, ls-l है। ओके, तो ये पूरा लिस्टिंग देता है, लेकिन अभी इसकी ये पूरा जो कंटेंट है उसकी मुझे फाइल बनानी है तो ls-l और यहाँ पे मैं टी कर देता हूँ, टी माई फाइल्स। ओके, माई फाइल्स करके ये कर देता हूँ तो वो क्या कर देगा कि ये जो भी आउटपुट आ रहा है उसकी एक अलग से फाइल बना देगा। ओके, तो ये ls-l क्या करेगा, ये टी कमांड के साथ कि ये जो भी आउटपुट आ रहा है तो वो माई फाइल्स में एक नई फाइल्स बना देगा। ओके, तो देखते हैं कैसे बनाई है, कैट माई फाइल्स। ओके, तो इसमें ये पूरा जो ऊपर का कंटेंट है वही आ जाएगा क्योंकि टी ने उसने क्या बना दी है, एक अलग से फाइल बना दी है। यानी कोई भी आउटपुट आ रहा है उसकी फाइल बनानी है तो आपको टी कमांड यूज करना है। ओके,
तो एक कमांड हमने कर लिया छोटी फाइल के लिए कैट। अगर आपको स्क्रिप्टिंग या प्रोग्रामिंग फाइल बनानी है तो एडिटर के साथ जी एडिट कर सकते हो। और दूसरा, जो भी किसी भी फाइल का या किसी भी स्क्रिप्ट का आउटपुट आ रहा है उसकी फाइल बनानी है तो आप टी कमांड यूज कर सकते हैं। ओके, फिर बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है जो छोटी छोटी यूटिलिटी में आपको काम आएगा, WC कमांड। ओके, WC यानी वर्ड काउंट। तो वर्ड काउंट में WC के साथ कोई भी कमांड दे दो, मैं emp.lst दे देता हूँ तो वो बताएगा 15। पहला आउटपुट होगा नंबर ऑफ लाइंस, फिर दूसरा आउटपुट होगा नंबर ऑफ वर्ड्स, और 900 जो है तो वो है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, आपको स्पेसिफिक चाहिए तो उसके साथ आपको यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल लाइन चाहिए तो WC-L लिख लो, emp.lst। ओके, किसी भी फाइल के साथ आप यूज कर सकते हो WC। तो ये नंबर ऑफ लाइन दे देगा। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ वर्ड चाहिए तो W ऑप्शन है emp.lst। ओके, WC। फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए, स्ट्रिंग में भी ये आपको काम आएगा, emp.lst। तो वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर देगा। ओके, तो इस तरह से ये WC काम करता है। और उसके बाद जो थोड़ा इम्पोर्टेंट कमांड है तो वो है chmod, यानी कि चेंजिंग फाइल परमिशन। ये जो है तो वो चेंजिंग फाइल परमिशन, तो वो कैसे काम कर देता है। कोई एक आध फाइल देख लेते हैं, ls-l emp.lst। ओके, तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल तो नहीं है, लेकिन इसमें एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं। तो ये पहला जो कैरेक्टर है तो वो फाइल है या डायरेक्टरी है तो वो स्पेसिफाई करता है। फिर ये जो पूरा क्वाड्रेंट है वो RWX RWX RWX। ओके, रीड फाइल परमिशन, राइट फाइल परमिशन, एक्स होगा तो एग्जीक्यूटेबल फाइल परमिशन। तो पहले जो 3 हैं वो यूजर के लिए हैं, यानी कि जो फाइल बना रहा है उसका है। फिर दूसरा जो क्वाड्रेंट है ये RW- है तो वो है ग्रुप के लिए, यानी कि ये जो यूजर है वो जिस ग्रुप में बिलोंग करता है वो। और ये तीसरा जो है R-, यानी कि ये है अदर्स यूजर के लिए, यानी कि ग्रुप के बाहर के कोई भी यूजर हैं तो उनके लिए। ओके, तो यहाँ पे आपको कोई भी परमिशन देनी है तो आप, ओके, सबको परमिशन देनी है एक साथ तो डायरेक्टली परमिशन देनी है तो प्लस लिखना है, और रिमूव करनी है तो माइनस लिखना है। ओके, तो सबको बाय डिफॉल्ट परमिशन देनी है एक्स की, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ emp.lst। यहाँ पे देखो प्लस एक्स का मतलब क्या है, सारे लोगों को, यूजर को भी, ग्रुप को भी, और अदर्स को भी मैं एग्जीक्यूटेबल की परमिशन दे रहा हूँ। ओके, तो एक्स कर देता हूँ तो प्लस आइकन देखो तो यहाँ पे सारी एक्स सारी जगह पे आ गया है। ओके, तो अभी वहां से परमिशन ले लेनी है। ओके, तो प्लस की जगह क्या कर दो, माइनस। ओके, तो यहाँ पे देखो वापस आ गए। लेकिन एक पर्टिकुलर यूजर को या ग्रुप को परमिशन देनी है तो आपको लिखना पड़ेगा chmod। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो यूजर को एग्जीक्यूटेबल की परमिशन नहीं है तो यूजर को देना है तो यू लिखना पड़ेगा, यूजर का यू। ओके, ग्रुप को देनी है तो जी, अदर्स को देनी है तो ओ, ओके, पब्लिक यूजर को देनी है तो ओ। तो मैं यूजर को दे रहा हूँ तो यू प्लस एक्स emp.lst। तो यहाँ पे देखो सिर्फ यूजर को एक्स की परमिशन मिली। ओके, उसी तरह सिर्फ मुझे ग्रुप को देनी है परमिशन जी प्लस एक्स। ओके, ग्रुप को देनी है तो जी, एग्जीक्यूट परमिशन देनी है इसलिए प्लस, एग्जीक्यूटेबल की परमिशन इसलिए एक्स। ओके, तो जी प्लस एक्स। तो यहाँ पे पर्टिकुलर फाइल की परमिशन, सारी परमिशन ले लेनी है तो मैं यहाँ पे एक साथ भी लिख सकता हूँ यूजी, यानी कि यूजर और ग्रुप पे से मुझे एग्जीक्यूट की परमिशन ले लेनी है। ओके, तो इस तरह से भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। मल्टीपल वेज हैं। अगर आप किसी कोई यूजर ग्रुप का नाम लिखते हो डायरेक्ट या तो
आगे अगर आप स्पेसिफाई करते हो जी पे या यू पे, तो पर्टिकुलरली उसकी परमिशन पीएच मोड है। हेड और टेल जो हमने दिखा है, फर्स्ट करेगा तो वर्टिकली कट करना है, तो कट कमांड है, पेस्ट है। तो ये सब मैं दिखने के बाद फिर से मैं आपको बता देता हूँ क्लियर। हेड फर्स्ट लाइन डिस्प्ले करेगा, टेल बी लाइन डिस्प्ले करेगा, कट करना है तो आपको बताना पड़ेगा किस तरह से कट, यानी ये वर्टिकली यानी कॉलम मैनर में आपको कट करना है। ओके, तो कट में आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कट कहाँ से कौन से सिंबल से करना है। तो पाइप सिंबल से कट 1 है, F3 है, F4 है, F5 और ये F6। यहाँ पे कौन से मुझे तो नाम चाहिए F2 चाहिए और उसकी पोजीशन मुझे 3 फाइल में से वो इस तरह से वो डिस्प्ले करके देगा। ओके, सॉर्ट करना है तो सॉर्टिंग भी आप कर सकते हो, लेकिन सॉर्ट में ये आपको यहाँ पे डी है लेकिन सॉर्ट डी है, तो ऑप्शन है सॉरी सिमिलर फंक्शनलिटी है लेकिन ऑप्शन के नाम अलग है। यहाँ पे सॉर्ट में आपको टी यूज करना है लेकिन यहाँ पे डी यूज करना है कट में। ओके, तो आईफोन मुझे की सॉर्ट में आपको की यूज करना है। ओके, प्राइमरी की या सेकेंडरी की, तो उस पर आपको सॉर्ट करना है। तो यहाँ मैं सॉर्ट करता हूँ। ओके, कहाँ पे सॉर्ट करूँगा, चलो नाम पे ही कर देता हूँ। नाम पे सॉर्ट करना है, सिंपल है। तो नाम की फील्ड है, दूसरे नंबर की फील्ड है। ओके, तो यहाँ पे K2 लिख के emp डॉट कर दो, ये यहाँ पे सॉर्ट हो जाएगी। ओके, यहाँ पे ये है और ये लास्ट में भी है। ओके, तो ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर से वो सॉर्ट हो चुकी है। आप कहीं पे भी कोई भी की पे सॉर्ट कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ पे भी आप सॉर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ, सैलरी भी करता हूँ टी। तो यहाँ पे सैलरी है, 6 नंबर की कॉलम है, A6 emp डॉट LST। ओके, तो ये सबसे छोटी है, सबसे कम सैलरी वाला पहला एम्प्लॉय है, तो वो उस पर सॉर्ट कर देंगे। ओके, उसी तरह आप ऐसे नहीं है कि एक ही कॉलम पे मल्टीपल कॉलम पे भी आप सॉर्ट कर सकते हो। ओके, वो मैंने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दिया था। तो अभी जो भी मैं एक्सरसाइज फाइल्स आप में दूंगा तो उसमें सारे कॉम्बिनेशन सारे केसेस हो जाएंगे। ओके, सॉर्ट करने के लिए। तो ये कुछ कमांड थे। और दूसरा सेल स्क्रिप्ट में रीड है, यूजर के पास से इनपुट लेने के लिए इफ स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होता है वो मैंने आपको सिंटेक्स दे दिया है ऑलरेडी रिवीजन और यूनिक्स की नोट्स में। व्हाइल लूप देखा है, केस कंडीशन और टेस्ट। ओके, अभी 2 लूप बाकी हैं, फॉर लूप बाकी है और अंटिल लूप बाकी है। तो अंटिल इज सिमिलर टू डू व्हाइल लूप। फॉर लूप तो आपको पता ही है, लेकिन फॉर लूप इसमें न्यूमेरिकल लूप नहीं है, तो लॉजिकल लूप है। वो देख लेंगे कि मतलब वो कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन अभी जो मेन है व्हाइल लूप है, और इफ कंडीशन कैसे आपको लिखना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये आपको आ जाना चाहिए। ओके, तो 30% के कमांड हमारे चल चुके हैं और सेल स्क्रिप्ट में 10%, 10 या 15% हमारा हो चुका है सेल स्क्रिप्ट में। ओके, तो द नीड ऑफ द आवर अभी तक की आपकी आपके तरफ से एक्सपेक्टेशन ये है कि जो भी इस कमांड पे, ओके, इस कमांड के सारे आउटपुट आपको मालूम होने चाहिए कि इस कमांड से क्या आउटपुट आता है, और उसके रिलेटेड जो भी सेल स्क्रिप्ट है। ओके, जो भी आपने अभी जो स्ट्रक्चर सीखे हैं, वाइल लूप है, इफ है, यूजर के पास से इनपुट लेना है रीड से, और ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो जो बेसिक स्क्रिप्ट है वो आपको आ जानी चाहिए। ओके, नहीं आती है तो मैं जो भी नोट्स और एक्सरसाइज दूंगा उसको 1 से 2 बार आप एग्जीक्यूट करके देखें, तो उसके बाद डेफिनेटली आपको आ जाएगी। क्योंकि इसके बाद
क्या है कि ये जो बेसिक कमांड का स्ट्रक्चर है और ये जो फाइल जो कंडीशनल स्ट्रक्चर है ये आपको पता होंगे तो ही आ जाएंगे, क्योंकि सिंटेक्स बहुत ही इसके बाद थोड़ी वियर्ड होने वाली है, थोड़ी अलग अलग टाइप के। इजी है लेकिन ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी अभी तक के कमांड की, तो आपको बहुत ही जल्दी कैचअप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, ये यहाँ पे कट में अलग ऑप्शन था, हाइफन डी है, शॉर्ट में अलग ऑप्शन होगा। तो इसके बाद जो फाइंड कमांड है, फिर अलग अलग जो रेगुलर एक्सप्रेशन के ग्रेप है, ई ग्रेप है, आई ग्रेप है, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन सेम फंक्शनलिटी के लिए कुछ ऑप्शन अलग हो जाएंगे, कुछ सिंटेक्स अलग हो जाएंगे। तो मेरा रिवीजन का एक ही मकसद था कि अभी तक जो भी चला है उसके साथ आप कंफर्टेबल हो जाए, इंडिपेंडेंटली आप खुद अपनी स्क्रिप्ट बना पाए। ओके, तो ये है टेक योर टाइम, उसके बाद ही हम आगे जाएंगे। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो अभी तक जो भी है इसकी फाइल्स बनाओ, जो भी आपके प्रोग्राम्स हैं, मैं प्रोग्राम की लिस्ट, ओके, 5 या 10 प्रोग्राम की लिस्ट मैं आपको भेज दूंगा, लिस्टिंग ही भेजूंगा। ओके, फाइल उसका सॉल्यूशन नहीं भेजूंगा। उसके इस पे आप खुद अपना ये अपनी सेल स्क्रिप्ट डेवलप करो, अपने कमांड एग्जीक्यूट करो। ओके, तो तो थैंक यू। और जो भी हमने सीखा है, जो भी करी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बेसिक फिल्टर हैं, अभी 2-3 फिल्टर बाकी हैं, तो वो हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग। जस्ट मिनट, आपका थोड़ा अटेंडेंस ले लेता हूँ।